हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज अपने रूल्स की सीरीज में हम लोग शुरू करते हैं अपना रूल नंबर 21 टू रूल नंबर 25। चलिए आइए देखते हैं। रूल नंबर 21, यूज ऑफ टाइप सॉर्ट काइंड विथ सिंगुलर वर्ब। ठीक, क्या कहता है ये रूल? ये रूल ये कहता है कि अगर कहीं किसी सेंटेंस के अंदर आपको सॉर्ट, टाइप, काइंड, वैरायटी इस तरह के वर्ड दिखाई पड़े, तो जो वर्ब है वो इससे एग्री करेगी। मतलब इससे एग्री करेगी मतलब कि अगर तो यहां लिखा है सॉल्ट तो वर्ब सिंगुलर होगी, लेकिन अगर यहां लिखा है सॉल्ट्स या टाइप्स या काइंड्स या वेराइटीज तो वर्ब प्लूरल हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा है दीज काइंड ऑफ बोर्ड्स आर वेरी कॉस्टली। ठीक, अगर हमें ये लिखना है यहाँ तो हम क्या कह रहे हैं? दीज काइंड ऑफ बोर्ड्स आर वेरी कॉस्टली। ये सेंटेंस रॉन्ग है इस रूल के अनुसार। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि हमें अपना वर्ब किसके साथ एग्री कराना है? इसके साथ। अब यहां पर काइंड लिखा है तो यहां पर भी इज होगा, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यही रूल ये कह रहा है कि इसकी जगह काइंड आए, सॉर्ट आए, टाइप आए, वैरायटी आए, आपका वर्ब इसके साथ एग्री करना चाहिए। ये रूल समझाने की कोशिश कर रहा है। इवन इफ द नाउन आफ्टर ऑफ इज प्लूरल, अगर ऑफ के बाद का जो नाउन आ रहा है यहाँ पर ये प्लूरल ही क्यों ना हो, एक से ज्यादा चीजों को ही क्यों ना दिखा रहा हो, यहाँ पर आप हमेशा वर्ब को किससे एग्री कराएंगे? सॉर्ट, टाइप, काइंड और वेराइटी। ये एक बहुत सिंपल सा रूल है और आइए इस पे हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा। दीज सॉर्ट ऑफ बुक्स आर यूजफुल। अब दीज सॉर्ट ऑफ बुक्स, अब यहाँ आर को किससे एग्री करना है? सॉर्ट से। लेकिन यहाँ पे सॉर्ट क्या है? सिंगुलर को बता रहा है, तो यहाँ इज नहीं होगा, आर नहीं होगा, इज होगा। ठीक, अब चूंकि इज की बात हो रही है तो दीज नहीं होगा, दिस होगा। सिंपल सी बात। दीज एक से ज्यादा के लिए और दिस एक के लिए। दिस सॉर्ट ऑफ बुक्स इज यूजफुल। ठीक, यानी इस तरह की जो किताबें हैं वो यूजफुल हैं। तो ये दिस किसके लिए आ रहा है? इस तरह के लिए आ रहा है। ठीक, प्रकार के लिए आ रहा है। तो अब यहाँ पे सॉर्ट एग्री कर रहा है इससे, इसलिए बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोज काइंड ऑफ शूज आर एक्सपेंसिव। अब यहाँ पे काइंड आया तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लूरल नहीं आ सकता क्योंकि उसको काइंड से मैच कराना है। दैट काइंड ऑफ शूज इज एक्सपेंसिव, क्योंकि दोज एक से ज्यादा काइंड्स के लिए आता है। यहाँ एक काइंड दिया है, एक प्रकार दिया है, तो दैट आया। तो दैट काइंड ऑफ शूज इज एक्सपेंसिव। अब सही है, ये इससे एग्री कर रहा है। दीज सॉर्ट्स ऑफ बुक्स आर यूजफुल। अब यहाँ पे ठीक है, क्यों? क्योंकि ये आर किससे एग्री कर रहा है? सॉर्ट से। यहाँ देखिए अब एस लग गया तो ये प्लूरल हो गया। अब ये एक से ज्यादा टाइप बता रहा है तो यहाँ दीज ठीक हो गया। ठीक, दोज काइंड्स ऑफ शूज आर एक्सपेंसिव, अब भी ठीक है क्योंकि यहाँ अगेन आर किससे मैच कर रहा है? काइंड से। ठीक, आर किससे मैच कर रहा है? काइंड से। ठीक है, चलिए बहुत इजी रूल। दिस वेराइटी ऑफ फ्लावर इज रेयर। अब वेराइटी दिया है तो इज बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दैट क्लास ऑफ केमिकल्स इज बैंड। क्लास दिया है, अगेन सिंगुलर, बिल्कुल ठीक। एवरी काइंड ऑफ सजेशन इज वेलकम। काइंड दिया है, सिंगुलर, इज बिल्कुल ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस स्पेसीज ऑफ बर्ड इज इन एंडेंजर्ड। ठीक, अब ये स्पेसीज जो है ना, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ काइंड होता है, इसमें ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इसमें कभी भी स्पेसी नहीं होगा। ये स्पेसीज सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए भी, दोनों के लिए स्पेसीज ही लिखा जाता है। ठीक, अब जब ये, अब आपको कहा, अब जो ये, अब चूंकि ये स्पेसीज जो है ये सिंगुलर के लिए भी स्पेसीज ही है और प्लूरल के लिए भी स्पेसीज ही है। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये देखना पड़ेगा कि इस केस में, स्पेसीज के केस में, आपको यहां देखना पड़ेगा कि ये दिस है, दीज है, दोज है। यहां पर जो ये होगा उसी से वर्ब
एग्री करेगी इस पर्टिकुलर स्पीसीज के केस में, ठीक। जैसे दीज स्पीसीज ऑफ बर्ड्स आर एंडेंजर्ड। अब आर क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे दीज ये बता रहा है कि ये एक से ज्यादा स्पीसीज की बात कर रहा है, इसलिए इस दीज की वजह से ये प्लूरल हुआ। तो यहाँ पर ये आर एग्री स्पीसीज से नहीं कर रहा है, आर एग्री कर रहा है दीज। ये दीज हमें बता रहा है कि हम एक से ज्यादा स्पीसीज की बात कर रहे हैं। Those kinds of toys are not popular, ठीक। अब यहाँ पे दोज हमें ये बता रहा है कि ये आर कैसा होगा, प्लूरल है, किस एक से ज्यादा काइंड्स की बात हो रही है। तो काइंड्स तो चलो ठीक है, लेकिन इस केस में यहाँ इज किससे एग्री कर रहा है? दिस के साथ। और यहाँ आर किससे एग्री कर रहा है? इसके साथ, ठीक। तो काइंड्स, सॉर्ट्स, टाइप्स, वेराइटीज, उसके केस में तो यहाँ ठीक है। ये आर, चूंकि ये काइंड्स है तो इसलिए ये आर किससे एग्री कर रहा है? काइंड से, नॉट दोज से, ठीक। लेकिन ये पर्टिकुलर केस ऐसा होता है स्पीसीज वाला कि इसमें इज और आर किससे एग्री होना चाहिए? दिस और दीस। ये हम बताएंगे कि हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं या प्लूरल की। तो स्पीसीज का स्पेशल ध्यान रखना चाहिए, इसीलिए इसको मैंने स्टार लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इस में क्या ध्यान रखना है आपको? एरर स्पॉटिंग जब करनी है, सेंटेंस एरर का क्वेश्चन आएगा तो ऑफ के बाद इग्नोर कर दीजिए कि वो प्लूरल है या सिंगुलर है। आपको ये देखना है कि काइंड है या काइंड्स, वैरायटी है या वैरायटीज, टाइप है या टाइप्स, ये ध्यान रखना है, ठीक। फोकस ऑन द वर्ड बिफोर ऑफ, द काइंड ऑफ, द वैरायटी ऑफ। अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर, और अगर ये प्लूरल है तो प्लूरल, ठीक। इफ इट्स सिंगुलर, use a singular verb. If it is plural, use a plural verb. टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ पे प्लूरल आए, ठीक है। आइए हम देखते हैं अपना रूल नंबर 22, यूज ऑफ वेरी एंड मच विद डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। जब हम किसी चीज का कंपैरिजन करते हैं उसके साथ में वेरी और मच का प्रयोग कैसे किया जाता है। कंपैरिजन तो समझते हैं ना आप लोग। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक। या फिर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, या मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं लिखता हूं ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, ठीक। तो ये है पॉजिटिव डिग्री, इसको बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। इससे जो ऊपर होती है उसको बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री, और जो सबसे अच्छी होती है, सबसे जो ऊपर होती है, उसको बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री, ठीक। इसी तरीके से इस केस में पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। उसी डिग्री ऑफ कंपैरिजन की बात यहाँ पे हो रही है। जस्ट इन केस आपको अगर नहीं आइडिया है तो ये कह रहे हैं रूल में क्या क्या चीजें कवर करेंगे। ये हम वेरी और मच को कैसे यूज किया जाए, इस पे क्वेश्चन आते हैं। एम्फेसिस विद कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स, ये जो डिग्रीज थी एडजेक्टिव्स की थी, इसके साथ हम कैसे यूज करेंगे मच का या वेरी का। और एसएससी और बैंक पीओ में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं इससे। चलिए अब पहली बात हम कर रहे हैं वेरी की। तो ये क्या कह रहे हैं कि वेरी का प्रयोग हम पॉजिटिव डिग्री के साथ करते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल्स के साथ करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स मतलब जिसमें हम आईएनजी लगाते हैं, ठीक। जैसे शी इज वेरी स्मार्ट। अब स्मार्ट क्या है? एक पॉजिटिव डिग्री है। स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। तो हम वेरी का प्रयोग किसके साथ कर रहे हैं? एक पॉजिटिव डिग्री के साथ, वही ये बताना चाह रहा है, ठीक। इट वॉज अ वेरी टचिंग स्पीच, ये बहुत एक टचिंग स्पीच थी। अब टचिंग एक पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो उसके साथ वेरी का हमने प्रयोग किया। तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे ये रूल कह रहा है कि पॉजिटिव डिग्री के साथ और प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ हम
वेरी का प्रयोग करते हैं। फॉर सुपरलेटिव डिग्री यूज द वेरी सुपरलेटिव, मतलब द प्लस वेरी प्लस सुपरलेटिव। तो अगर आपको वेरी का प्रयोग करना है सुपरलेटिव के साथ तो आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा, द वेरी सुपरलेटिव। ठीक, ही इज द वेरी बेस्ट प्लेयर। अब ये सुपरलेटिव डिग्री है तो इसके साथ आपको द का प्रयोग करना पड़ेगा, फिर वेरी का, और उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री का। ही इज द वेरी बेस्ट प्लेयर। अब बिल्कुल ठीक है, क्लियर। तो ये इस रूल को, द वेरी बेस्ट प्लेयर, द वेरी सुपरलेटिव, ये फॉलो कर रहा है। ये एक एग्जाम्पल था। इसी तरीके से हम मच का प्रयोग कैसे करेंगे, वो वेरी का था और ये है मच का। यूज मच विद कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स, मच का प्रयोग कंपैरेटिव एडजेक्टिव के साथ हम करते हैं। गुड बेटर बेस्ट में कंपैरेटिव क्या था, बेटर। जैसे शी इज मच स्ट्रोंगर देन बिफोर, वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग है। तो अब स्ट्रोंगर क्या है, एक कंपैरेटिव डिग्री है, तो उसके साथ हमने मच का प्रयोग किया, वही ये बात कहना चाह रहे हैं। यूज मच विद पास्ट पार्टिसिपल्स, मच का प्रयोग वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ करते हैं। ही इज मच रिस्पेक्टेड इन हिज फील्ड, वो अपनी फील्ड में काफी आदरणीय है, रिस्पेक्टेड है। तो रिस्पेक्टेड एक पास्ट पार्टिसिपल हुआ, तो उसके साथ कैसे प्रयोग कर रहे हैं हम, मच का। एक और चीज होती है मच द बेस्ट, ये कंफ्यूजन एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये मच वाला रूल फॉलो नहीं करता, क्योंकि ये मच द बेस्ट क्या है, एक ईडियम है। और आपको मालूम होगा ईडियम, फ्रेजेस, इन सब में कोई ग्रामर का रूल अप्लाई नहीं होता। मच द बेस्ट अपने आप में एक ईडियम है, और ये एम्फेसाइज करता है, जोर डालता है किस पे, जो चीज बेस्ट होती है। ही इज मच द बेस्ट स्पीकर, वो बेस्ट स्पीकर है। तो मच द बेस्ट क्या है, यहाँ पे एक ईडियम है, इसलिए इसमें कोई भी रूल अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। करेक्ट और इनकरेक्ट यूजेज क्या है, ही इज द वेरी बेस्ट इन मैथ्स। अभी मैंने आपको बताया, अगर आपने ध्यान दिया हो, कि यूज करते हैं हम द, वेरी और सुपरलेटिव, वही चीज यहां पे है। ही इज द वेरी सुपरलेटिव, ही इज द वेरी बेस्ट इन मैथ्स सही है, ही इज वेरी बेस्ट इन मैथ्स गलत है। शी इज मच इंटेलिजेंट, ये गलत है, शी इज मच मोर इंटेलिजेंट सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको कंपैरेटिव डिग्री देना है मच के साथ में। यही मैंने अभी इसके पहले बताया आपको, मच इज यूज्ड विद द कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स। ठीक, ही इज मच बेस्ट प्लेयर, ये गलत है, ही इज मच द बेस्ट प्लेयर। यहाँ ये मच द बेस्ट क्या है, एक ईडीएम का काम कर रहा है, इसलिए इस पे बाकी कोई रूल नहीं लगेगा। क्लियर, ही इज मच द बेस्ट प्लेयर, इसमें मच द बेस्ट क्या है, एक ईडीएम है। अब एक समरी क्या है, वेरी का प्रयोग करते हैं हम पॉजिटिव डिग्री के साथ और प्रेजेंट पार्टिसिपल्स के साथ जिनके साथ आईएनजी आता है। मच का प्रयोग करते हैं कंपैरेटिव और पास्ट पार्टिसिपल्स के साथ जिनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। द वेरी बेस्ट, द वेरी सुपरलेटिव का प्रयोग करते हैं हम साथ में। वेरी और मच को हम मिक्स नहीं करते हैं, इसी पे ही प्रॉब्लम पे ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, जहां पर वेरी लगाना होगा वहां मच लगा देंगे, जहां मच लगाना होगा वहां वेरी लगा देंगे, यही क्वेश्चंस बनते हैं इस पे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना रूल नंबर 23। क्या कहता है, यूज ऑफ ए वर्सेस द, पॉजेसिव वर्सेस ऑब्जेक्टिव। क्या कहता है ये रूल, ये रूल कहता है यूज ए विद पॉजेसिव प्रोनाउंस एंड वन ऑफ मेनी, यूज द विद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस ओनली वन। आइए समझते हैं पहले। ये कह रहा है कि जो आर्टिकल ए है इसका प्रयोग हम पॉजेसिव प्रोनाउंस के लिए करते हैं, नंबर एक, पहली बात। और दूसरी बात ये कि इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हमको बहुत सी चीजों में से कोई एक चीज दिखानी है, ये हो गई बात सेकेंड। ठीक, जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं ये कहता हूं कि a cousin of mine is an IPS
ऑफिसर। हाँ, ठीक है। अब यहाँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मेरे बहुत सारे कजिन हैं, उसमें से एक कजिन आईपीएस ऑफिसर है। तो जो पहली बात है वो क्या है कि ए का प्रयोग कब करते हैं, जब हम बहुत सी चीजों में से एक चीज दिखा रहे हैं, वन ऑफ मैनी। अ कजिन ऑफ माइन मतलब मेरे बहुत सारे कजिन हैं, उसमें से एक कजिन। तो ये बिल्कुल ठीक है यहाँ पे आ का प्रयोग। ठीक। दूसरी बात, पजेसिव प्रोनाउन है, तो यहाँ पर माइन है, मी नहीं है। तो यहाँ पर ये दूसरी जो बात है कि यहाँ पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग होना है, वो भी ठीक है। अगला है यूज द विद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस ओनली वन। ठीक। तो अगर यहाँ ये कह रहे हैं कि द जो आर्टिकल है उसका प्रयोग पहली बात तो हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के लिए करते हैं, और दूसरी बात कि केवल एक जब चीज हमें दिखानी है, बहुत सी चीजों में से कोई एक चीज नहीं, बस वही एक अकेली चीज, तो हम प्रयोग करते हैं द का। तो अगर इसी की जगह मैं यहाँ ये लिख दूं कि द कजिन ऑफ मी इज एन आईपीएस ऑफिसर। ठीक। का मतलब क्या हुआ, इन दोनों सेंटेंस में फर्क क्या हुआ। इस सेंटेंस में द कजिन ऑफ मी ये बता रहा है कि मेरा एक ही कजिन है और वो आईपीएस ऑफिसर है, और इसमें क्या बता रहा है कि मेरे बहुत सारे कजिन में से एक कजिन है जो आईपीएस ऑफिसर है। तो द में देखिए दोनों रूल फॉलो हो गए। पहली बात कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ प्रयोग होगा, तो देखिए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आ गया, और ओनली वन, केवल एक चीज बतानी है, तो द कजिन का मतलब कि मेरा एक ही कजिन है जो आईपीएस ऑफिसर। ठीक है। कॉमन एरर, इसी में से एक एरर्स आती हैं एसएससी और बैंक पीओ में। ठीक है। तो अब उसी रूल को हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। द के साथ हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, और ये केवल एक चीज बताता है। ठीक है। द नाउन ऑफ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ये इसका स्ट्रक्चर है जो हम प्रयोग करेंगे। एक ही चीज, स्पेसिफिक यूनिक विशिष्ट नाउन को बताता है ये, जब हम द नाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे द ब्रदर ऑफ मी इज अ साइंटिस्ट, मेरा जो भाई है वो साइंटिस्ट है। अगर हम यहाँ लिख देते अ ब्रदर ऑफ माइन इज अ साइंटिस्ट, मतलब मेरे बहुत सारे भाई हैं, उसमें से एक भाई क्या है, साइंटिस्ट है। लेकिन यहाँ द ब्रदर ऑफ मी इज अ साइंटिस्ट का मतलब कि मेरा एक ही भाई है, यूनिक विशिष्ट स्पेसिफिक, और वो क्या है, साइंटिस्ट है। तो द ब्रदर ऑफ मी, तो द ब्रदर एक ब्रदर को दिखा रहा है, रूल के अनुसार ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग कर रहे हैं। द सर्वेंट ऑफ देम लिव्स इन दिल्ली, तो द सर्वेंट ऑफ देम, अब देखिए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग हो रहा है, और द सर्वेंट ये बता रहा है कि उनका एक ही सर्वेंट है और वो कहाँ रहता है, दिल्ली में रहता है। ठीक। अगर यहाँ लिखा होता अ सर्वेंट ऑफ दे लिव इन दिल्ली, तो यहाँ क्या हो जाता कि उनके बहुत सारे सर्वेंट हैं, उसमें से एक सर्वेंट। ठीक। अच्छा, अब इसी तरीके से यहाँ ए में है अ फ्रेंड ऑफ माइन हेल्प्ड मी, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उसमें से एक फ्रेंड ने मेरी हेल्प करी। अब अ फ्रेंड आ रहा है तो कैसा प्रोनाउन आया, पॉजेसिव प्रोनाउन। वन ऑफ मैनी मतलब मेरे बहुत सारे फ्रेंड। द फ्रेंड ऑफ मी सपोर्टेड मी का मतलब जो मेरा दोस्त है उसने मेरी सहायता करी, एक ही दोस्त है मेरा जिसने मेरी सहायता करी। ठीक। अ केयर ऑफ हर्स वॉज स्टोलन, सॉरी अ कार ऑफ हर्स वॉज स्टोलन, उसकी एक कार चोरी हो गई, उसका मतलब उसके पास बहुत सारी कारें थी, उसमें से एक कार चोरी हो गई। अ कार ऑफ हर्स, देखिए पॉजेसिव प्रोनाउन है ये, तो उसके साथ में क्या आया, अ कार। द कार ऑफ हर वॉज ब्रांड न्यू, उसकी एक ही कार थी और वो कैसी थी, ब्रांड न्यू, ओनली वन। तो द कार का मतलब कैसी कार हो गई, ओनली वन। ठीक। तो द कार के साथ आपने किस प्रोनाउन का प्रयोग किया, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का, और एक कार के साथ कैसे किया,
पॉजेसिव प्रोनाउन का, यही कहना चाह रहा है। ठीक है, तो आर्टिकल के साथ आप प्रोनाउन का कंफ्यूजन जो है, इस तरह की एरर आती है। आप देखिए आर्टिकल के साथ अगर ए के साथ पॉजेसिव प्रोनाउन आ रहा है या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आ रहा है, तो ए के साथ आपको पॉजेसिव प्रोनाउन लगाना है, जैसे माइन, देयर्स, हिज। और अगर द आ रहा है तो उसके साथ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाना है, मी, देम, हिम। क्लियर? अब मीनिंग को देखना है आपको और आर्टिकल को डिसाइड करना है। क्लियर? नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 24। क्या कहता है? प्लूरल नाउन आफ्टर वन ऑफ, ईदर ऑफ, एटसेट्रा। ठीक, आइए पहले ये रूल समझते हैं। ये रूल क्या कह रहा है कि वन ऑफ द, ईदर ऑफ द, नीदर ऑफ द, ईच ऑफ द, इन सब के बाद हम कैसा नाउन प्रयोग करते हैं? प्लूरल नाउन। पहली बात। दूसरी बात, सब्जेक्ट रिमेन सिंगुलर। क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट का मतलब यही वन ऑफ द, मतलब बहुत सी चीजों में से एक। ईदर ऑफ द, दो चीजों में से एक। नीदर में, दो चीजों में से एक। मतलब ये सब चीजें सब्जेक्ट बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हम लोग सिर्फ एक की बात कर रहे हैं। तो वही कहना चाह रहा है कि चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी कैसा होता है? सिंगुलर होता है। ठीक, तो मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जनरली मैंने देखा अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स में, क्लासेस में भी, कि स्टूडेंट्स याद करते हैं कि वन ऑफ के बाद नाउन आएगा प्लूरल और वर्ब आएगी सिंगुलर। याद करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत सी चीजें हैं, ठीक, उसमें से हम एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो चूंकि बहुत सारी चीजें हैं तो नाउन तो वैसे ही प्लूरल हो गया, और उसमें से एक चीज की बात कर रहे हैं और उसी के बारे में सेंटेंस बता रहा है, तो वर्ब किससे एग्री करनी चाहिए? सब्जेक्ट से। तो हम, यही हमारा सब्जेक्ट है, तो इसीलिए हमारी वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। आगे देखते हैं। नाउन आफ्टर ऑफ मस्ट बी प्लूरल। ठीक, क्योंकि हम वन ऑफ द के बाद बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, एक समूह के बारे में, तो कैसी होनी चाहिए? प्लूरल। सब्जेक्ट जो वन को बता रहा, वन जिस सब्जेक्ट को बता रहा है वो सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर। जैसे वन ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज एब्सेंट। अब एक क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ठीक, उसमें से हम एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, तो वन हमारा वही सब्जेक्ट को बता रहा है। तो लेकिन चूंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इसलिए वन ऑफ के बाद, ऑफ के बाद जो नाउन होगा वो कैसा होगा? प्लूरल होगा। और जो वर्ब है वो किससे एग्री करनी चाहिए? वन के साथ। वन मतलब एक, तो इसलिए वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। तो वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर। इसी तरीके से ईदर ऑफ द रोड्स लीड्स टू द मॉल। इनमें से कोई एक रोड है जो मॉल तक जाती है। अब इधर का मतलब दो रोड की बात कर रहे हैं हम, तो नाउन हो गया हमारा प्लूरल और वर्ब कैसी हो गई? सिंगुलर, क्योंकि इधर एक पर्टिकुलर रोड की बात कर रहा है, सिंगल रोड की, तो वर्ब कैसी हो गई? सिंगुलर। तो इधर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर। आइए, वन ऑफ द स्टूडेंट वॉज लेट। अब मैंने बताया कि वन ऑफ के बाद क्या होना चाहिए? प्लूरल, नाउन प्लूरल होना चाहिए और वर्ब सिंगुलर है। वन ऑफ द स्टूडेंट्स वाज लेट, ये अब सही है, ये गलत था। ईच ऑफ द पर्सन वाज इन्फॉर्म्ड। प्रत्येक पर्सन, बहुत सारे पर्सन में से प्रत्येक पर्सन को इन्फॉर्म किया गया था। अब क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों को बताना है, तो इसलिए पर्सन नहीं आएगा, प्लूरल में पीपल आएगा। और आपकी वर्ब किससे एग्री होनी चाहिए? ईच, प्रत्येक, एक के बारे में बात कर रहे हैं, तो वर्ब कैसी हो गई? सिंगुलर। तो ये गलत था और ये सही। रटिए मत, समझ लीजिए। एक बार समझ लेंगे तो क्वेश्चन चाहे जैसा भी हो, आपको तुरंत दिखाई पड़ेगा वन ऑफ द, ईच ऑफ द, ईदर ऑफ द, नीदर ऑफ द, तो आप समझ जाएंगे कि नाउन प्लूरल होना चाहिए और वर्ब सिंगुलर। जैसे वन ऑफ द बुक्स हैज गॉन मिसिंग, इनमें से एक किताब जो है वो मिसिंग है, तो वन के बाद नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर। ईच ऑफ द कैंडिडेट्स प्लूरल और वर्ब सिंगुलर। बिल्कुल ठीक है। नीदर ऑफ द आंसर्स प्लूरल और वर्ब सिंगुलर। ईदर ऑफ द एलिवेटर्स प्लूरल और वर्क्स सिंगुलर। ये चारों सेंटेंस ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो क्या करें, सबसे पहले चेक करिए कि नाउन जो है उसके बाद ऑफ के बाद जो नाउन है, वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वो प्लूरल हो। ठीक। वर्ब्स स्टे सिंगुलर, जो वर्ब्स हैं वो सिंगुलर हों, जैसे वॉज, हैज, इज, क्योंकि हम एक की बात कर रहे हैं। और ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स में और एरर स्पॉटिंग में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बैंक पीओ में भी और एसएससी में भी। ठीक। आइए अपना अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 25। क्या कहता है ये, कि रूल ऑफ सेल्डम और नेवर एंड लिटिल और नथिंग। सेल्डम मतलब समझते हैं ना आप, सेल्डम मतलब होता है कभी कभार, शायद ही कभी। ठीक। क्या कहता है ये रूल, ये कहता है सेल्डम और नेवर एंड सेल्डम इफ एवर के साथ में इन्वर्जन का रूल लगता है। इन्वर्जन समझते हैं ना, मैंने कई बार शॉर्ट्स में ये क्वेश्चंस कराए हैं। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आता है, या ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले आता है। ठीक। ये होता है, इसको बोलते हैं इन्वर्जन। ही डज नहीं होगा, डज ही होगा, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आएगा। तो अगर कहीं भी सेंटेंस की शुरुआत सेल्डम और नेवर या सेल्डम इफ एवर से शुरू हो रही है, तो हमेशा हम क्या लगाएंगे, इन्वर्जन लगाएंगे। ठीक है। इसके बाद दूसरा, लिटिल और नथिंग एंड लिटिल इफ एनीथिंग। इसका मतलब होता है हार्डली एनीथिंग, बड़ी मुश्किल से ही कुछ। इसका मतलब लिटिल और नथिंग या लिटिल इफ एनीथिंग का मतलब क्या होता है, बड़ी मुश्किल से ही कुछ। ठीक। तो कॉमन एरर क्या है ये देखेंगे, आइए। तो क्या कह रहे हैं कि सेल्डम और नेवर के साथ हमें इन्वर्जन लगाना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। अगर कोई सेंटेंस सेल्डम से शुरू हो रहा है तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले आएगी, बाद में नहीं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सेल्डम और नेवर ही कम्स, ये गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए वर्ब सब्जेक्ट के बाद आ रही है, बीच में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। सही क्या होगा, क्योंकि ये सेंटेंस की शुरुआत सेल्डम और नेवर से हो रही है, या सेल्डम से भी होती। सेल्डम और नेवर डज ही कम, वो कभी कभार या बिल्कुल नहीं आता है। तो अब हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब किसके पहले आ रही है, सब्जेक्ट के पहले आ रही है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस सेल्डम या सेल्डम और नेवर से शुरू हो रहा है। सेल्डम इफ एवर डज शी स्माइल, वो कभी कभार ही मुस्कुराती है। तो ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले आया। क्यों? क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत सेल्डम या सेल्डम इफ एवर से हो रही है। एरर कहां से आती है, एरर आती है इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। जैसे सेल्डम इफ नेवर कर देंगे, या सेल्डम और एवर कर देंगे। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का कि सेल्डम और नेवर होगा, सेल्डम और एवर नहीं होगा। सेल्डम इफ एवर होगा, सेल्डम इफ नेवर नहीं होगा। ये कर देंगे यहाँ पे, और एक जिसको ये मालूम है वो तो एरर ठीक कर लेगा, जिसको नहीं मालूम है वो फंस जाएगा। ठीक। आइए, सेल्डम और नेवर सही है, सेल्डम इफ एवर ठीक है, लेकिन सेल्डम और एवर गलत है। इसी तरीके से सेल्डम इफ नेवर ये भी गलत है। ठीक है। सेल्डम इफ नेवर और सेल्डम और एवर ये दोनों गलत है, ये ध्यान रखिएगा इसको, इसी पर से ही क्वेश्चंस आते हैं। सेल्डम और नेवर डू वी सी सच ऑनेस्टी, कभी कभार या बिल्कुल नहीं हम इस तरह की ईमानदारी को देखते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ गई। ठीक है। सेल्डम इफ एवर हैज शी मेड अ मिस्टेक्स, कभी कभार या कभी कभार ही उसने इस तरह की मिस्टेक्स करी हैं। तो हैज हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आई। क्यों? क्योंकि इन दोनों के केसेस में हमने सेल्डम से शुरुआत हो रही है सेंटेंस की, तो हमने किसका प्रयोग किया, इन्वर्जन का। ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगला है लिटिल और नथिंग या लिटिल इफ एनीथिंग। इसका मतलब क्या होता है, बड़ी मुश्किल से ही। ठीक। बोथ आर करेक्ट, कैन नॉट बी मिक्स्ड। ये ध्यान रखिएगा, एरर यहीं से आती है कि लिटिल के साथ आपको नथिंग, लिटिल और नथिंग है या लिटिल इफ एनीथिंग है। लिटिल इफ नथिंग या लिटिल और एनीथिंग ऐसा लगा के देंगे
जो इसीलिए लिखा है कि मिक्स नहीं करना है, ठीक है। आई कैन फाइंड लिटिल और नथिंग ऑन दिस, मैं इसके अंदर बहुत कुछ या बिल्कुल कुछ नहीं फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। तो लिटिल और नथिंग ये बिल्कुल ठीक है, इडियोमेटिक फ्रेज इसको बोलते हैं, तो ये ऐसे ही यूज होंगे, मिक्स नहीं कर सकते। लिटिल और एनीथिंग ये गलत है, तो आई कैन फाइंड लिटिल और नथिंग ऑन दिस। ही ऑफर्ड लिटिल इफ एनीथिंग, उसने अगर कुछ मुझे ऑफर किया तो वो बहुत ही कम था, ठीक। तो ही ऑफर्ड लिटिल इफ एनीथिंग, ये भी ठीक है। लिटिल और एनीथिंग या लिटिल इफ नथिंग, ये दोनों गलत हैं, क्यों? क्योंकि मिक्स कर दिया है। लिटिल इफ नथिंग और लिटिल और एनीथिंग दोनों मिक्स कर दिया, तो ये दोनों गलत हो गए। तो आपको ध्यान रखना है, बिकॉज ये इडियोमेटिक फ्रेज हैं, इसलिए ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ईडियम फ्रेजेस ये सब, इन सब के ऊपर कोई ग्रामर का रूल नहीं लगता, ये जैसे हैं वैसे ही लिखे जाते हैं, ठीक है। अब बैंक पी और एसएससी में क्या आता है कि मतलब जो आपको रूल ध्यान रखना है वो क्या, कि इन्वर्जन कंपलसरी है अगर स्टार्ट में सेल्डम से सेंटेंस की स्टार्ट हो रही है। इन्वर्जन मतलब आपको हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले लानी है। यूज करेक्ट इडियोमेटिक पेयर्स ओनली, उनको इडियोमेटिक एक्सप्रेशन या इडियोमेटिक पेयर बोलते हैं, तो जैसे हैं वो वैसे ही रखना है, उसमें कोई हमें चेंज नहीं लाना। सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर। इसी तरीके से लिटिल और नथिंग या लिटिल इफ एनीथिंग, ये एज इट इज इडियोमेटिक पेयर्स यूज होंगे, ठीक। अवॉइड मिक्स्ड और इनकरेक्ट पेयरिंग, गलत मिक्सिंग आपको दी जाएगी और उसी को ही, उसी पे ही क्वेश्चन बनते हैं और उसी को आपको ठीक करना है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे हो गए रूल नंबर 21 to 25। जैसे मैंने आपसे वायदा किया था कि अब मेरी कोशिश रहेगी कि कम से कम 2 रूल, 2 सेट ऑफ क्लासेस एक हफ्ते में हो, मतलब एक हफ्ते में कम से कम 10 रूल्स हो, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।